हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक थर्ड। और आज हमारा यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 4 है और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है जेड टेस्ट। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यूनिट नंबर 5 के अंदर हमारे पास दो चैप्टर हैं, एक तो टेस्टिंग हाइपोथेसिस और दूसरा स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। और इसमें भी जो मेन चैप्टर है वो हमारा है टेस्टिंग और हाइपोथेसिस, क्योंकि यहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। अगर आप केवल टेस्टिंग और हाइपोथेसिस वाला चैप्टर भी कर लेते हैं तो भी आप इस यूनिट के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इसका क्वेश्चन आपका चॉइस में भी निकल सकता है। छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन यहां से आता है आपके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेस्टिंग और हाइपोथेसिस के अंदर जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि यहां पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट पढ़ने हैं और उन टेस्ट को हम कहते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस में पहला टॉपिक है या पहला टेस्ट है टी टेस्ट, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट 2 लेक्चर्स में। उसके बाद यहां पर हमारे पास सेकंड टेस्ट आता है जो कि हमारे सिलेबस में भी है, जेड टेस्ट। और जेड टेस्ट को आज हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, जो जेड टेस्ट है ये टेस्ट आपका जो इस बार का नया सिलेबस है उस सिलेबस में इस बार पहली बार ये टेस्ट ऐड हुआ है। तो आप लोगों के पास जो बुक्स होंगी या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जो बुक्स आती हैं उनमें से मैथमेटिक्स की जो किताबें हमारे पास अभी तक एकेटीयू यूनिवर्सिटी के लिए आती है उसमें ये टेस्ट अभी इंक्लूड नहीं है। ये टेस्ट अभी इंक्लूड नहीं है, इसलिए इस टेस्ट को मैं आज आपको इस टेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, है ना। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तब आपको कराऊंगा जब मुझे एकेटीयू के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिल जाएंगे। क्योंकि अभी तक जो हमारे लिए एकेटीयू की जो बुक्स आती हैं उनमें अभी किसी भी बुक में जेड टेस्ट इंक्लूड नहीं है। हाँ, जो लेटेस्ट बुक अब आने वाली है, जो लेटेस्ट बुक अब आने वाली है उसमें ये जेड टेस्ट इंक्लूड है। तो जैसे ही वो बुक मेरे पास आ जाएगी मैं आपको वो और क्वेश्चन कराऊंगा जो एकेटीयू के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो जेड टेस्ट है ये टेस्ट 95% सिमिलर है टी टेस्ट की तरह, केवल 5% का आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपको टी टेस्ट आता है तो आप मान के चलिए कि आपको जेड टेस्ट भी आता है, क्योंकि माइनर सा डिफरेंस है, बस केवल टेबल देखने में डिफरेंस है, बाकी सारे स्टेप कॉमन है, सारे फॉर्मूले कॉमन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आ रही ना। जो माइनर सा डिफरेंस है वो मैं आपको अभी समझा देता हूं और इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको भी करा भी देता हूं। दूसरी चीज, जेड टेस्ट के जो क्वेश्चन होंगे ना वो टी टेस्ट से भी ज्यादा आसान होंगे। रीजन क्या है वो अभी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आता है इसमें एफ टेस्ट, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये जो हमारा प्रीवियस सिलेबस था, लास्ट ईयर का जो सिलेबस था उसमें एफ टेस्ट था, लेकिन इस बार नहीं है। देखिए, लास्ट ईयर तक एफ टेस्ट होता था, जेड टेस्ट नहीं होता था। इस बार जेड टेस्ट है, एफ टेस्ट नहीं है। उसके बाद आता है काई स्क्वायर टेस्ट, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, काई स्क्वायर टेस्ट, क्योंकि यहां से 100% आपको कम से कम एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और यही हमारा मेन टॉपिक भी है। अब यहां पर देख लेते हैं कि जेड टेस्ट कब एप्लीकेबल होता है। जेड टेस्ट कब एप्लीकेबल होता है, अभी भी मैंने आपको बताया कि जेड टेस्ट में और टी टेस्ट में माइनर सा डिफरेंस है। टी टेस्ट हम डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं, टी टेस्ट के हम काफी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको टी टेस्ट समझ में आ गया है तो आप मान के चलिए आप जेड टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि जेड टेस्ट को अप्लाई कब करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह याद दिला देता हूं कि टी टेस्ट को कब अप्लाई करते हैं। देखिए, मैंने आपको जब टी टेस्ट पढ़ाया था तो वहां पर आपको बताया था कि टी टेस्ट कब अप्लाई होता है। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। आपका टी टेस्ट जब अप्लाई होता है जब आपका सैंपल साइज 30 से कम हो, 30 या 30 से कम हो, और आपको सिग्मा की वैल्यू ना पता हो। सिग्मा मतलब पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, वो आपको ना पता हो। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये एन क्या है, सैंपल साइज है। अगर सैंपल साइज 30 से कम है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नहीं पता, देखो यहां पर मैंने लिखा है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन और यहां पर लिखा है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। इसका मतलब अगर आपका सैंपल साइज 30 से कम है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नहीं पता है तब आपका टी टेस्ट लगेगा। उस समय क्या होगा, आपका टी टेस्ट अप्लाई होगा जब सैंपल साइज 30 से कम और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ना पता हो।
अब देखो जेड टेस्ट कब अप्लाई होगा। जेड टेस्ट 3 केस में अप्लाई होगा। कितने केस होंगे? 3। टी टेस्ट के लिए केवल एक ही केस है कि सैंपल साइज 30 या 30 से कम होना चाहिए, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नहीं पता होना चाहिए, क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होगा। लेकिन जेड टेस्ट के लिए 3 केस बनते हैं। अगर आपका पॉपुलेशन साइज 30 से कम है, 30 या 30 से कम है, और अगर आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, तब भी आपका जेड टेस्ट अप्लाई होगा। बात समझ में आ रही है? आपका जेड टेस्ट अप्लाई होगा। और देखो जेड टेस्ट में और टी टेस्ट में केवल अंतर क्या आएगा? अंतर सिर्फ इतना आएगा कि क्योंकि आपको यहां पर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा मालूम है, तो इस केस का जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इस केस के क्वेश्चन में, टी टेस्ट के क्वेश्चन में डिफरेंस ये आएगा कि जहां पर आपका एस आ रहा था, एस क्या होता है? सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। एस होता है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। एस के प्लेस पर सिग्मा आ जाएगा। कहां पर? जब आप इस केस का क्वेश्चन करेंगे। बात समझ में आ गई? बाकी कोई और डिफरेंस नहीं होगा। बाकी टेबल देखने में डिफरेंस होगा, टेबल मैं आपको बता दूंगा। आगे चलते हैं। अगर सैंपल का साइज 30 से ज्यादा है, तो 30 से ज्यादा होने के केस में आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन हो या अननोन हो, दोनों ही जगह पर जेड टेस्ट अप्लाई होगा। इसका मतलब जेड टेस्ट 3 केस में अप्लाई होता है। कब कब? जब आपका सैंपल साइज 30 से कम है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है, पहला केस। दूसरा केस, जब आपका सैंपल साइज 30 से ज्यादा है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मालूम है, तब भी जेड होगा। और अगर आपका सैंपल साइज 30 से ज्यादा है और पॉपुलेशन डेविएशन आपको नहीं पता है, तब भी आपका जेड टेस्ट अप्लाई होगा। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, या 90% जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो इस केस के होते हैं। इसका मतलब ये कौन सा केस हुआ? जब आपका सैंपल साइज 30 से ज्यादा है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नहीं पता है, तो ये जो केस है हमारा, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी केस के क्वेश्चन जेड टेस्ट में आपके आएंगे। ठीक है ना? तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये केस हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और टी टेस्ट हम कर चुके हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही हमारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि जेड टेस्ट के क्वेश्चन टी टेस्ट से आसान क्यों होते हैं। देखो टी टेस्ट में हमने 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, 2 टाइप के। एक वो जहां पर क्वेश्चन के अंदर पूरा डेटा गिवन होता था, मतलब वहां पर आपको सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन होता था, है ना? सब कुछ आपको गिवन होता था। आपको सिर्फ क्या करना था, आपके जो 6 स्टेप है टोटल, कितने स्टेप मैंने आपको बताए थे? 6 स्टेप आपको बताए थे। वो केवल आपको 6 स्टेप को फॉलो करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नया नहीं करना है। सब कुछ डेटा आपको गिवन होता था, जहां जहां पर जिस स्टेप में जो फॉर्मूला है वहां पर वैल्यू पुट करते जाओ, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना? अब जेड टेस्ट की बात करते हैं। हाँ सॉरी, टी टेस्ट में दूसरे केस के क्वेश्चन, दूसरे टाइप के क्वेश्चन कौन से होते थे? टी टेस्ट में दूसरे टाइप के क्वेश्चन वो होते थे जहां पर आपको डेटा टेबल की फॉर्म में गिवन होता था। तो उसमें आपको क्या करना होता था? पहले आपको उसमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना होता था, सैंपल का मीन भी कैलकुलेट करना होता था। मतलब उसमें आपका थोड़ा कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाता था। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि डेटा आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होता था, तो वहां पर आपका कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाता था। 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। लेकिन अगर मैं जेड टेस्ट की बात करूं, जेड टेस्ट की, देखो जेड टेस्ट का ये वाला जो केस है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इस वाले केस की बात करूं तो इसमें सैंपल साइज 30 से कम है, तो इस वाले केस में तो 2 टाइप के क्वेश्चन यहां पर भी बनेंगे, जैसे टी टेस्ट में बनते थे, सेम क्वेश्चन, है ना? लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? और क्योंकि यहां पर जेड टेस्ट के जो क्वेश्चन आते हैं ना, जेड टेस्ट के क्वेश्चन में लगभग सभी क्वेश्चन में सैंपल साइज 30 से ज्यादा होता है। तो अगर सैंपल साइज 30 से ज्यादा होगा, यानी कि इस केस में भी और इस केस में भी आपके पास केवल एक ही टाइप का क्वेश्चन होगा। कौन से टाइप का? जहां पर आपको डेटा डायरेक्ट गिवन होगा, आपको कुछ नहीं करना, अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू आपको सारी क्वेश्चन में गिवन होंगी और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जेड टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो टी टेस्ट के क्वेश्चन से आसान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर कैलकुलेशन कम होती है। अब यहां पर देखो जेड टेस्ट में सारी वैल्यू डायरेक्ट गिवन क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर सैंपल साइज 30 से ज्यादा है, और आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर सैंपल साइज 30 से ज्यादा है, तो क्या आपको ऐसी टेबल क्वेश्चन में दी जा सकती है जहां पर आपका डेटा 30 से ज्यादा नहीं दी जाएगी? क्योंकि वो बहुत बड़ी टेबल हो जाएगी और उसकी कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए यहां पर आपको सारी वैल्यू डायरेक्टली गिवन होंगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जेड टेस्ट कब अप्लाई करना है, और यहां से थोड़ा सा आपको यह भी समझ में आया होगा कि टी टेस्ट में और जेड टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है। और वो क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूं। देखिए आज का लेक्चर आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप टी टेस्ट को पढ़ के आएंगे।
अगर आपने टी टेस्ट वाले दोनों लेक्चर देख लिए हैं, उनके सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है ना। क्वेश्चन भले ही मैं आज के लेक्चर में एक कराऊंगा आपको, लेकिन कोई भी क्वेश्चन जेड का आ जाए उसको आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। अब देखो यहां पर ध्यान दीजिए जरा। तो जेड टेस्ट अगेन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक 1 सैंपल के लिए, एक 2 सैंपल के लिए। जैसे टी टेस्ट दो होते थे, एक 1 सैंपल के लिए और एक 2 सैंपल, बिल्कुल सिमिलर है, कोई अंतर नहीं है। नाउ पहले हम देखेंगे जेड टेस्ट फॉर 1 सैंपल के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम देखेंगे जेड टेस्ट फॉर 2 सैंपल के लिए क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए जब हम 1 सैंपल के लिए करते हैं तो वहां पर हम करते क्या है एक्चुअल में, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच में जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है उसको चेक करते हैं, इसमें 1 सैंपल के लिए। और जब हम 2 सैंपल की बात करेंगे आगे चल के, तो वहां पर हम दोनों सैंपल का जो मीन होगा उसको कंपेयर करेंगे या उसके डिफरेंस को चेक करेंगे। नाउ स्टेप टू सॉल्व क्वेश्चन, अगर आपके पास 1 सैंपल का क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप होंगे, बिल्कुल सिमिलर वही स्टेप होंगे जो टी टेस्ट में थे। टी टेस्ट में मैंने आपको टोटल 6 स्टेप बताए थे, यहां पर भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इन्हीं 6 स्टेप को फॉलो करना है। अगर ये 6 स्टेप आपको टी टेस्ट में समझ में आ गए थे तो सिमिलर स्टेप यहां पर लिखे हुए आज के भी कोई समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं थोड़ा जल्दी में बता देता हूं क्योंकि बिल्कुल सेम है टी टेस्ट की तरह, कुछ भी अलग नहीं है। देखिए पहला स्टेप, सेट नल हाइपोथेसिस। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, नल हाइपोथेसिस सेट करना। नल हाइपोथेसिस को हम एच नॉट से डिनोट करते हैं, और एच नॉट जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्चुअल में है क्या। देखिए नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशन, है ना। तो यहां पर हमारी अजम्पशन क्या रहेगी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया नल हाइपोथेसिस। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, यानी कि आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगा म्यू, वो म्यू नॉट होगा, है ना। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो म्यू नॉट के प्लेस पर आप वो वैल्यू लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। स्टेप नंबर 2, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम H1 से डिनोट करते हैं। ये सब वही है जो टी टेस्ट में पढ़ा था, है ना। तो यहां पर ऑल्टरनेटिव देखो, जब आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, एक्सेप्ट होता है। और यहां पर जो म्यू आप लिखे, जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा पॉपुलेशन का मीन, उसको आप म्यू के इक्वल में लिख देंगे, और उसके बाद यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे टू टेल टेस्ट। टू टेल, देखिए टू टेल टेस्ट का क्या मतलब है मैं आपको एक बार और बता देता हूं। टू टेल टेस्ट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए म्यू जो आपका पॉपुलेशन मीन है, अगर वो रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब मीन की वैल्यू या तो जो क्वेश्चन में आपको गिवन है म्यू उससे ज्यादा होगी या उससे कम होगी। कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो इसका मतलब दोनों तरफ हो गया आंसर, कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट। देखिए वन टेल टेस्ट भी होता है, वन टेल टेस्ट। वो वन टेल टेस्ट के क्वेश्चन हालांकि हमारे एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ अंतर नहीं होता वन टेल टेस्ट में। अगर वन टेल टेस्ट होता है वो क्वेश्चन में गिवन होता है कि वन टेल है या नहीं है ना। तो उसमें क्या होता है, या तो लेस देन आ जाता है यहाँ पर या ग्रेटर देन, बस नॉट इक्वल की जगह या तो लेस देन आ जाएगा या ग्रेटर देन आ जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं आता क्वेश्चन करने में। चलिए अब आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में आपको मालूम है वहां पर हम टी की वैल्यू फाइंड करते थे, यहां पर हम जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैलकुलेट जेड, जेड को कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला एकदम सिमिलर है। देखो यहां पर मैंने दो फॉर्मूले क्यों लिखे वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैक्सिमम जगह पर, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और इसमें अंतर क्या है, देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है। देखो यहां पर एक्स बार माइनस म्यू है, यहां भी एक्स बार माइनस म्यू। एक्स बार क्या है, सैंपल का मीन, म्यू क्या है, पॉपुलेशन का मीन। उसके बाद नीचे एस लिखा है, एस क्या है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा क्या है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। और एन आपको मालूम है सैंपल साइज। तो केवल इसका अंतर है, यहां पर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, और सॉरी यहां पर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है और यहां पर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्योंकि यहां पर दोनों फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। क्यों यूज हो सकते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो एस वाला कब यूज होगा, एस वाला यूज होगा इस केस में जब आपको, हाँ, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ना पता हो, यानी कि ये वाला जो केस है इसमें क्या है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नहीं पता है और आपका जो सैंपल साइज है वो 30 से ज्यादा है, तो आपका इस वाले केस में
एस वाला फॉर्मूला यूज होगा। अच्छा, मैंने यहां पर एक चीज आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, बताता हूं क्या। देखो, मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट बताया था, ये नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट है जहां पर आपका सैंपल साइज 30 से ज्यादा है और सिग्मा की वैल्यू नोन है, ये वाला केस इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चन आते हैं, है ना। सैंपल साइज 30 से ज्यादा और पॉपुलेशन आपको मीन क्या है, आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आपको नोन है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, उधर वो इंपॉर्टेंट है, इधर ये इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे चलते हैं, तो समझ में आ गया आपको कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा। अगर आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है तो सीधी सी बात है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पता होगा, तो उस केस में आप एस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यानी कि यहां पर ये भी लग सकता है, ये भी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, उसमें आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा और सैंपल का साइज 30 से ज्यादा होगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टेप नंबर 4, अब देखो स्टेप नंबर 4 में माइनर सा चेंज है, क्या चेंज है वो मैं आपको बताता हूं। टी टेस्ट के केस में स्टेप नंबर 4 जो होता था, वहां पर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की हम बात करते थे, लेकिन जेड टेस्ट के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको नहीं देखना है। देखिए टी टेस्ट में जब हम टी टेस्ट की टेबल देखते थे, तो टेबल को देखने के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होनी चाहिए, बात समझ में आ रही है, तो इसलिए वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को पहले देखते थे कि कितना है, सैंपल साइज जो भी होता था उसमें से 1 को माइनस कर देते थे, वो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती थी। लेकिन यहां पर क्या है, क्योंकि यहां पर आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी वैल्यू ज्यादा बहुत बड़ी भी हो सकती है, भाई यहां पर तो सैंपल साइज 30 से ज्यादा है, तो हो सकता है सैंपल साइज 200 हो जाए, तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 199 हो जाएगा, और 199 डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हो जाएगा तो फिर जेड टेस्ट की जो टेबल है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज नहीं होता है। यहां पर आपको टेबल देखने के लिए केवल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का पता होना चाहिए, कितना है 5%। अब देखो जरा टेबल को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको देखिए 5% भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन 99% क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% होता है ना। और जहां पर क्वेश्चन में गिवन ना हो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वहां पर हम 5% लेते हैं। तो ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को बाय डिफॉल्ट 5% ही लेना है ना। तो बाय डिफॉल्ट आप कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे, 5%। बोलो बात समझ में आ गई। अब देखो आप करेंगे क्या, आप यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्फा आपको दिया है 5%। अब आप क्या करेंगे, इस 5% को 100 में से माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये परसेंटेज में ही आएगा आपका। तो यहां पर अगर आप इसको माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं तो ये आपका आएगा 47.5%। ये मैं आपको बता रहा हूं कि टेबल देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% दिया है तो पहले आप उस 5% को 100 में से माइनस करो तो 95% अपॉन 2 आएगा, 2 से डिवाइड भी करना है, तो ये 47.5% आ गया। अब इसको आप परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.475। अब ये जो आपकी वैल्यू आई 0.475, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप जेड टेस्ट टेबल, आपको टेबल गिवन होगी जेड टेस्ट की, उस टेबल में जाएंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे कितनी है, और जो वैल्यू आपको मिलेगी जेड की वो वैल्यू होगी हमारी टेबुलेटेड वैल्यू। तो यहां पर टेबल देखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, टेबल थोड़ा सा अलग तरीके से यहां पर आपको देखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आप टेबल देखेंगे। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, फ्रॉम द जेड टेस्ट टेबल। अब आप क्या करेंगे, जेड टेस्ट टेबल में जाएंगे, जेड टेस्ट टेबल में आप लोग जाएंगे और वहां पर आप उस टेबल से फाइंड द टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड टैब। अब यहां पर जेड की वैल्यू आप निकालेंगे टेबल से, तो जो वैल्यू आपकी टेबल से आएगी उसको हम क्या कहते हैं, टेबुलेटेड वैल्यू। टी टेस्ट में भी वही होता था, टी टेस्ट में जो वैल्यू आप फॉर्मूले से निकालते थे वो होती थी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, और जो टेबल से निकालते थे वो हमारी होती थी टेबुलेटेड वैल्यू। एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, अल्फा हमारा यहां पर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम कितना कंसीडर करेंगे, 5% कंसीडर कर लेंगे। और लास्ट स्टेप हमारा सेम रहेगा। देखिए अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम है तो हमारा एच नॉट जो होगा, जो हमारा हाइपोथेसिस था, जो हमने स्टार्टिंग में हाइपोथेसिस को सेट किया था या एज्यूम किया था,
नल हाइपोथेसिस वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा हो गई तो हमारा हाइपोथेसिस हो जाएगा रिजेक्ट। और देखो अगर आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है तो आप क्या कहेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। इसका मतलब ये है कि सैंपल हैव बीन टेकन फ्रॉम करेक्ट पॉपुलेशन, यानी कि जो हमारा सैंपल है वो करेक्ट पॉपुलेशन से आया है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए। तो यहां पर देखो, अब अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है तो रिजेक्ट हो जाएगा, और रिजेक्ट हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। भाई सीधी सी बात है, अगर रिजेक्ट हो गया है तो इसका मतलब पॉपुलेशन मीन में और सैंपल मीन में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है ना। सैंपल कुड नॉट हैव कम फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, इसका मतलब जो सैंपल हमने लिया है वो करेक्ट पॉपुलेशन से नहीं लिया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि टी टेस्ट में और जेड टेस्ट में क्या डिफरेंस है। केवल आपका डिफरेंस अगर आप देखोगे तो आपका डिफरेंस जो है वो स्टेप नंबर 4 में आता है कि यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है ना। तो यहां तो और आसान हो गया, यहां पर और आसान क्यों हो गया, क्योंकि देखो यहां पर आसान इसलिए हो गया कि 5% के लिए 5% के लिए वैल्यू आ रही है 0.45। टेबल में जाएंगे, जहां पर ये वैल्यू आपको दी होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जेड की वैल्यू चेक कर लेंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, जेड की वैल्यू चेक कर लेंगे। और इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो जेड की वैल्यू आती है वो मैं आपको बता दूं, जेड की वैल्यू जब आप यहां पर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो जो टेबुलेटेड वैल्यू आती है वो 1.96 आती है। ये टेबल से देख, टेबल से आपको डायरेक्ट मिल जाएगी 1.96। ठीक है ना। चलिए, तो अभी आप फिलहाल के लिए क्या याद रखिए कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो जेड की वैल्यू आती है वो 1.96 आती है। कितनी आती है, 1.96। 5% के लिए ध्यान रखना 1.96 वैल्यू आएगी। बाकी आपको मैं जब बाद में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे ही मुझे AK2 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मुझे मिल जाएंगे, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। और जो टेबल आपकी बुक में आएगी, देखिए टेबल में भी थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है सभी टेबल में, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको मैं वही टेबल दिखाऊं जो आपको एग्जाम में मिलेगी। बात समझ में आ रही है ना। तो इसीलिए जब आपके जो लेटेस्ट बुक है जिसमें जेड टेस्ट दिया होगा और टेबल भी दी होगी, उस समय जैसे ही वो मुझे मिल जाएगी मैं आपको इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा और वो टेबल को देखने का तरीका भी बताऊंगा। फिलहाल अभी याद रखिए टेबल से ये वैल्यू आपको 1.96 मिलेगी। और एक चीज और, जेड टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं ना जनरली, उसमें आपको क्वेश्चन के अंदर ही टेबुलेटेड वैल्यू गिवन होती है, बस आपको कंपैरिजन करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सारे स्टेप इसके खत्म हो गए। तो ये 1 सैंपल था। अब देखो 2 सैंपल आ गया। 2 सैंपल में भी कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल टी टेस्ट की तरह ही है ना, बिल्कुल सिमिलर है। तो अभी यहाँ पर ये सारे स्टेप है, कोई अंतर नहीं है। देखो पहला स्टेप वही है हमारा, नल हाइपोथेसिस सेट करना है। दूसरा भी सेम है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेना है। तीसरे में हमें जेड, यहाँ पर टी लिखा रह गया, ये जेड है। यहाँ पर हमें जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। जेड की वैल्यू को फाइंड करने के अगेन यहाँ पर 2 फॉर्मूले हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एस भी गिवन हो सकता है, सिग्मा भी गिवन हो सकता है। तो जैसे भी आपको गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन इन दोनों में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे क्वेश्चन जनरली जो आते हैं वहां पर सिग्मा क्या होता है, गिवन होता है। ये सारी नोटेशन आपको समझ में आई गई होंगी। सिग्मा 1 क्या है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन 1 और सिग्मा 2 है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन 2। देखिए अगर आपने टी टेस्ट कर लिया है तो इसमें आपको कुछ भी नया नहीं लग रहा होगा, माइनर सा डिफरेंस है। स्टेप नंबर, देखिए स्टेप नंबर 3 में क्योंकि यहां पर एस है और ये सिग्मा है, तो एस और सिग्मा को निकालने के फॉर्मूले क्या होंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, S1 गिवन होगा, S2 गिवन होगा, या फिर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 गिवन होगा। तो S1 S2 से S कैसे निकलेगा और सिग्मा 1 सिग्मा 2 से सिग्मा कैसे निकलेगा, इसके लिए मैंने यहां पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं, है ना। अगर आपको S1 S2 गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, S मिल जाएगा और उसके बाद यहां पर पुट कर देंगे, है ना। और अगर आपको सिग्मा 1 सिग्मा 2 गिवन है तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे और कैलकुलेट करके यहां पुट कर देंगे। नाउ स्टेप नंबर 4, राइट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगेन ये स्टेप सेम है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर आपका 5% है तो देखिए आप क्या करेंगे, 100 माइनस, बिल्कुल सिमिलर तरीके से जाएंगे, 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2%, यानी कि ये आपका आ जाएगा 47.5% या 0.475 वैल्यू आएगी।
इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जेड टेस्ट टेबल में जाएंगे और वहां से इसकी वैल्यू को चेक कर लेंगे। अगेन यहां पर जो आपकी टेबुलेटेड वैल्यू आएगी जेड की जो टेबुलेटेड वैल्यू आएगी वो 1.96 आएगी। फिलहाल के लिए भी आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे 99% क्वेश्चन होंगे वहां पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% होगा और वैल्यू आ जाएगी वहां पर 1.96 फ्रॉम द जेड टेस्ट टेबल। अब आप जेड टेस्ट टेबल में जाएंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को चेक करेंगे और वहां से आपको ये वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी ये मैं आपको बता दूंगा जैसे ही मेरे पास लेटेस्ट टेबल और लेटेस्ट क्वेश्चन जो AKTU के लिए इंपॉर्टेंट है वो मुझे मिल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 6 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 6 हमारा बिल्कुल सिमिलर रहेगा भाई, जेड कैलकुलेटर अगर कम है तो एक्सेप्टेड हो जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे स्टेप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको टी टेस्ट आता है तो जेड टेस्ट का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, केवल माइनर सा डिफरेंस है टेबल देखने में, है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, है ना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन करने कैसे हैं। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए और अब यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी होगी कि क्वेश्चन को पहचानना भी आना चाहिए कि टी टेस्ट का है या जेड टेस्ट का है, क्योंकि इसके बाद हम एक और टेस्ट करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम काई स्क्वायर टेस्ट को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है और एक बड़ा टेस्ट है। उसको हम 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, वो हमारा 3 लेक्चर में कंप्लीट होगा कम से कम। और ध्यान दीजिएगा काई स्क्वायर के टेस्ट के क्वेश्चन भी इसी टाइप के होते हैं। तो आपको सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये है कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कौन से टेस्ट का है। बात समझ में आ रही है? तो काई स्क्वायर टेस्ट का क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे वो तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज मैं आपको बता रहा हूं कि टी टेस्ट के क्वेश्चन का और जेड टेस्ट के क्वेश्चन का डिफरेंस कैसे पता चलेगा। देखो अगर आपका क्वेश्चन में सैंपल साइज 30 से ज्यादा दे रखा है तो तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन जेड टेस्ट का है। क्यों? क्योंकि अगर सैंपल साइज 30 से ज्यादा है, देखो जरा, अगर सैंपल साइज 30 से ज्यादा है तब तो आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो या ना पता हो, दोनों ही केस में जेड टेस्ट लगेगा, है ना। तो यहाँ एक बात तो क्लियर होगी कि अगर सैंपल साइज 30 से ज्यादा है तो तुरंत आपको पहचान में आ जाएगा क्वेश्चन कि आपका क्वेश्चन जेड टेस्ट का है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपका सैंपल साइज 30 से कम है और आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, यानी कि अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू अगर आपको पता है तब भी आपका जेड टेस्ट ही बनेगा। तो या तो सैंपल साइज 30 से ज्यादा हो या सिग्मा आपको पता हो, दोनों ही बार आपका क्या लगेगा, जेड टेस्ट लगेगा। तो मुझे लगता है आप जेड टेस्ट के क्वेश्चन को देखते ही पहचान लेंगे, है ना। तो यहां पर देखो रैंडम सैंपल और साइज 50 आइटम, तो सैंपल का साइज हमें पता चल गया 50 है, तो इसका मतलब यहां पर यह बात तो क्लियर होगी कि क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन जेड टेस्ट का है, क्वेश्चन जेड टेस्ट का है। तो देखो गिवन क्या है, यहां पर सबसे पहले हमें दे दिया गया यहां पर सैंपल का साइज जो कि आपके पास 50 है। हियर्स ए मीन। अब देखो ये मीन किसका है, मीन भी सैंपल का है, इसका मतलब सैंपल के मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से। तो एक्स बार कितना है, 8 है। एंड वेरिएंस है 15, तो वेरिएंस मतलब वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 15 है, लेकिन हमें तो फॉर्मूले में सिग्मा की वैल्यू चाहिए, तो सिग्मा कितना हो जाएगा, √15। बोलो बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। इट बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन। एक और पहचान क्वेश्चन की कि जो जेड टेस्ट और टी टेस्ट होता है, देखो अब जैसे हम इसके बाद पढ़ेंगे काई स्क्वायर टेस्ट, क्या पढ़ेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट में नॉर्मल पॉपुलेशन नहीं होती। तो अगर क्वेश्चन में कहीं भी नॉर्मल पॉपुलेशन लिखा है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन या तो जेड टेस्ट का होगा या टी टेस्ट का होगा, काई स्क्वायर टेस्ट का नहीं होगा। तो यहां पर ये टेस्ट हम, ये किसका है हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा जेड टेस्ट का, टी का तो नहीं है। विद 7 एज द मीन, देखो यहां पर पॉपुलेशन का मीन भी दे दिया आपको, तो पॉपुलेशन के मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें दे रखा है 7 एज द मीन एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे दिया है, नहीं गिवन होता तो भी हम अल्फा को 5% ही लेते, तो अल्फा हमारे पास 5%। तो देखो यहां पर आपको क्वेश्चन में सारा डेटा दे दिया गया, क्योंकि सीधी सी बात है इसका सैंपल साइज 30 है, तो सैंपल साइज अगर 30 है तो ये डेटा टेबल की फॉर्म में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि टेबल अगर आप टेबल में 50 डेटा देंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए जेड टेस्ट के क्वेश्चन टी टेस्ट के क्वेश्चन से क्या है, आसान है।
चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप बाय स्टेप। ये तो हमने गिवन लिख लिया, अब हमें कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है क्योंकि हमें सब कुछ गिवन है। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और अब हमारे पास आएगा यहाँ पर स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 1 होता है हमारे पास नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, बस आपको अब कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस, चलिए देखिए, तो नल हाइपोथेसिस H0, तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। चलिए मैं लिख ही देता हूं यहां पर, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। तो सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आ गई? दिस इज द नल हाइपोथेसिस। इसी को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो इस तरह से लिखेंगे कि हमारी जो म्यू की वैल्यू है वो कितनी है, 7 है। अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब म्यू कितना है, 7 है। अब आगे देखिए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 मतलब हमारा क्या होगा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब है कि जो हमारा H1 है ना, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यहां पर म्यू की वैल्यू 7 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये टू टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट। देखिए अगर ये वन टेल टेस्ट होता तो वन टेल टेस्ट में क्या होता है ना, जब मीन की वैल्यू दी जाती है ना तो वहां पर लेस देन या ग्रेटर देन ऐसा कुछ दिया होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया। आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टू टेल टेस्ट के ही पूछे जाते हैं। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा आ जाएगा स्टेप नंबर 3 जहां पर हम कैलकुलेट करेंगे जेड को। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और जेड को कर लेते हैं कैलकुलेट। नाउ कैलकुलेट जेड, कैलकुलेशन ऑफ जेड। अब जरा ध्यान दीजिए जेड की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो यहां पर हम जेड का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब जेड का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि हमें सिग्मा मालूम है, तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा अपॉन में अंडर रूट एन। सिग्मा वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि सिग्मा हमें पता है। सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां पर एक्स बार कितना है, एक्स बार देखिए 8 है और म्यू कितना है, 7 है। तो 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट 50। सीधी सी बात है, ये रूट 50 सबसे ऊपर जाएगा तो 8 माइनस 7 1 बचेगा, 1 इंटू रूट 50 डिवाइडेड बाई रूट 15। और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, रूट 50 अपॉन 15। और इस वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। तो हमें यहाँ से जेड की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए कितनी वैल्यू आएगी, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 50 को डिवाइड करता हूं मैं, 50 को डिवाइड करते हैं 15 से, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 3.33। अब इसका ले लेते हैं रूट, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.825, 826 ले लेते हैं राउंड ऑफ करके। तो यहां पर मेरे पास जो जेड की वैल्यू आ रही है, और ये जेड कौन सा है, ये कैलकुलेटेड है। जेड कैलकुलेटेड हमारे पास आ रहा है 1.826। और आपको यहीं से समझ में आ गया होगा कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। चलिए स्टेप नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ स्टेप नंबर 4, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब अल्फा, अल्फा हमें कितना दिया है, 5%, है ना, 5%। और 5% के कॉरस्पॉन्डिंग हम वैल्यू निकालेंगे तो 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2%, तो ये हमारे पास आ जाएगा 47.5%। और इसको अगर आप लिखेंगे पॉइंट में तो ये वैल्यू आएगी 0.475। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप
जेड टेस्ट टेबल से वैल्यू को चेक करेंगे। नाउ फ्रॉम जेड टेस्ट टेबल, फ्रॉम जेड टेस्ट टेबल, है ना, जब आप टेबल में जाएंगे तो वहां से आपको मिल जाएगी टेबुलेटेड वैल्यू। तो जेड की जो टेबुलेटेड वैल्यू होगी, अब मैं क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ 1.96 मिलेगी ये टेबल में। कैसे मिलेगी ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एकेटी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, तो फिलहाल अभी आप इतना ध्यान रखिए कि 5% पे जेड की टेबुलेटेड वैल्यू 1.96 होती है, बाकी मैं देखना आपको बाद में बता। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो हमारे कितने स्टेप हो गए, हमारे 4 स्टेप, यहाँ पर 5 स्टेप हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। जेड टेस्ट टेबल से आपको ये वैल्यू मिलेगी। नाउ अब हमारा आएगा लास्ट स्टेप, दैट इज कंक्लूजन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो टी टेस्ट से भी ज्यादा आसान है ना, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास हमने जेड की 2 वैल्यू फाइंड की। एक तो हमारे पास जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आ रही है 1.826, और टेबुलेटेड वैल्यू कितनी है जेड की, ये है 1.96। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, यहां पर आप लिखेंगे सिंस जेड कैलकुलेटेड इज लेस देन जेड टेबुलेटेड, है ना, सिंस जेड कैलकुलेटेड इज लेस देन जेड टेबुलेटेड। तो अब ये क्योंकि वैल्यू इससे कम है तो देयरफॉर नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, या शॉर्ट में हम लिख देते हैं एच नॉट हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। क्या हो गया, एक्सेप्टेड हो गया। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो गया तो इसके बाद आपको 2 लाइन और लिखनी है। अब उन दोनों लाइन को आप अपने आप लिख लेना। पहली लाइन, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, मैंने जो स्टार्टिंग में लिखी थी। और दूसरा, और उसके बाद लिख देना हेंस सैंपल मीन टेकन फ्रॉम करेक्ट पॉपुलेशन। ये 2 लाइन आप एंड में ऐड कर देंगे जैसा कि आप टी टेस्ट में भी ऐड करते थे, और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जेड टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जेड, अगर आपको टी टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं तो मान के चलिए कि आपको जेड टेस्ट के क्वेश्चन भी सॉल्व करने आते हैं। बस थोड़ा सा तरीका बदलेगा टेबल को देखने का, और वो देखने का तरीका जब मैं आपको इस लेक्चर को मैं दोबारा अपडेट करूंगा, जैसे ही मुझे लेटेस्ट कंटेंट इसका मिल जाएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन मुझे इसके मिल जाएंगे जो कि एकेटीयू के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे इस टॉपिक के, लेकिन वो क्वेश्चन एकेटीयू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उनको आपको नहीं कराना चाह रहा हूं। टेबल भी है जेड टेस्ट की अवेलेबल, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊं और वही टेबल आपको दिखाऊं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिलेगी। क्लियर है। चलिए, तो इस लेक्चर को जैसे ही मुझे लेटेस्ट कंटेंट मिल जाएगा मैं इस लेक्चर को दोबारा से अपडेट कर दूंगा। क्लियर होगी मेरी बात। चलिए, अब हम एक क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको डीपीपी में दिया, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जैसा मैंने आपको कराया वैसा ही क्वेश्चन दिया। देखो सब कुछ सेम है, केवल डेटा डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को आप एक बार प्रैक्टिस करना तो आपको जेड टेस्ट के क्वेश्चन भी करने आ जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा मुझे और इसमें बताना है टेबल कैसे देखनी है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको एक बार करा दूंगा, तो ये टॉपिक भी आपका कोई। अभी भी देखिए जो मैंने आपको समझाया, अगर आप उस तरीके से चलेंगे तो आप जेड टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जेड की टेबुलेटेड वैल्यू 1.96 होती है, और मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% ही मिलेगा। बात क्लियर है। चलिए, तो यहां पर जेड टेस्ट में हमें आज मुझे इतना ही आपको बताना था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे काई स्क्वायर टेस्ट, और काई स्क्वायर टेस्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और काफी सारे उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, काई स्क्वायर टेस्ट भी आपको तभी समझ में आएगा जब आपको टी टेस्ट आता होगा, क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर भी सारे के सारे स्टेप्स कॉमन है। केवल वहां पर, यहां पर 6 स्टेप है, वहां पर केवल 5 स्टेप है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाला स्टेप हम वहां पर नहीं लिखेंगे, बाकी सब कुछ क्या है, सेम रहेगा। मतलब अगर आपको टी टेस्ट आता है तो मान के चलिए कि काई स्क्वायर टेस्ट भी आपको 50% आता है, 100% नहीं कह सकता, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें अलग भी होंगी। मतलब वहां पर फॉर्मूले बदल जाएंगे, स्टेप वही रहेंगे, वर्किंग स्टेप सेम रहेंगे, फॉर्मूले बदल जाएंगे, है ना, और कुछ टर्म्स बदल जाएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा।
इस चीज का आप ध्यान रखें। तो काई स्क्वायर टेस्ट को समझने के लिए आपको टी टेस्ट आना चाहिए। तो आप टी टेस्ट को रिवाइज करें, जेड टेस्ट को भी रिवाइज करें, और उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी आप जितना मैंने आपको पढ़ाया अभी तक इस यूनिट में, उसको एक बार रिवाइज करें नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले। ओके, थैंक यू वेरी मच।